राजेंद्र द्विवेदी, आप एक्सपर्ट हैं और सारी जो चुनाव क्षेत्रों पे आपकी नजर रहती है। क्या पिछले 3 निर्वाचन क्षेत्र मतलब दौर के मतदान में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि विदाई तय हो, या बीजेपी के नेताओं को कुछ चिंतित होने की आवश्यकता है? ऐसा कुछ दिखा क्या आपको? रामदास जी, मैं तो डेटाबेस बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। जी जी। जो पहले चरण का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 58 में 53 सीटें थी। दूसरे चरण में जो है 49 थी। तो 91 सीटें थी 113 में, और इन 91 सीटों में 80 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक हैं। पहले चरण में तो 48 सीटें थी, 55 में 48 सीटें थी। मुरादाबाद, रामपुर से लेकर पूरा बेल्ट जो है, ये 48 सीटें थी जो मुस्लिम बाहुल हैं। ठीक है। पहले नहीं, दूसरे चरण में, पहले चरण में दूसरे चरण में था। जी। पहले चरण में 32 सीटें थी। तो अब ये मान के चलिए कि 2017 में जब एक तरफा हवा थी, तब अखिलेश यादव को 15 सीटें दूसरे चरण में मिली थी 55 सीटों में, और 2 मिली थी। हाँ, दो मिली थी इनको कांग्रेस को, मतलब 17 मान लीजिए। ठीक है। विपरीत हवा में मतलब 47 सीटों में इनकी 15 सीटें यहाँ थी, तो 80 सीटें हुई। अब की बार बीएसपी का जो रोल था, पिछली बार हुआ क्या था जो हम चुनाव देख रहे थे कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, और बीएसपी का अपना मुसलमानों अपना वोट बर्बाद मत करना, दलित मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे, एक ऐसा बना था कि वो डिवीजन हो गया था दोनों में चीजें। अब की बार ये स्थिति नहीं हुई है, निश्चित रूप से नहीं हुई है। और दलितों में एक और नई चीज देखी गई, जो निश्चित रूप से मायावती का जो वोट बैंक है, जो अपना उनका आधार उभरने का, उनमें कसक है। वो इस बात को लेकर नाराज है, असमंजस में, कि आखिर मायावती जी अग्रेसिव होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। तो दलितों में भी 2 वर्ग बन गया है। एक वर्ग बन गया है कि भाई ठीक है, अगर बहुत मजबूती से यहाँ मायावती का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जीत सकता है, तो चलो फिर ठीक है, दे देते हैं। नहीं हुआ तो वहां 2 तरीके का है। एक तो यह है कि जो बीजेपी से नाराज दलित है, मायावती का समर्थक है लेकिन बीजेपी से नाराज है, और ये देख रहा है कि मायावती जी चुनाव नहीं जीत रही है, तो समाजवादी पार्टी के पास शिफ्ट हो गया है। दूसरा यह है, देख रहा है कि अगर ठीक है मायावती जी नहीं जीत रही कुछ है, तो बीजेपी के साथ चला गया है। ठीक है। एक ये दलितों में भी है। पहले चरण, दूसरे चरण, कल तीसरे चरण का जो चुनाव होता है, इसमें 25 सीटें दलित बिल्कुल निर्णायक भूमिका आती है। ये पूरा बेल्ट आपको याद होगा, काशीराम से लेकर अब तक का पूरा बेल्ट जो दलितों को निर्णायक भूमिका। बुंदेलखंड भी था। हाँ, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड में अभी भी तमाम समीकरण के बावजूद बीजेपी अपर हैंड है। बुंदेलखंड में अभी भी चीजें, वहां पर तमाम और सारे समीकरण है जो मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, वो एक लेवल पर एक तबके को वहां पर लाभ दे रहा है। तो बुंदेलखंड में तो मैं मानता हूँ कि 19 की 1900 विधानसभा सीटें बीजेपी की थी, तो वो 19 वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन अपना मानना है कि 10-12 मतलब 5-7 कम होगी, ज्यादा वहां नहीं, अपर हैंड रहेंगे। लेकिन बाकी जो तीसरा चरण था आपका, जो यादव बेल्ट वाला, जहां पर जो चुनाव हुए हैं, इनमें भी अगर 2007 और 2017, 2012 और 2017 का देखें, तो 2012 में अखिलेश यादव को मिली थी 37 सीटें, भाजपा को मिली थी 7, एक कांग्रेस को मिली थी, और 10 बीजेपी, 10 मिली थी बीएसपी को, और 8 सीटें मिली थी बीजेपी को। मतलब जो 8 सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी, वही पोजीशन में 2012 में बीजेपी थी। तो अब स्थिति ये हुई है यहाँ पर कि 2017 की स्थितियां, बहुत सारे समीकरण बदले हुए थे। वहां उस बेल्ट में भी दलितों में देखा गया है, दलित भी वहां इस रूप में था कि जो है, अगर वो नाराज है, देखिए चुनाव 2 ही समीकरण पर हो रहा है, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आप देख लें। एक तो यह है, एक सत्ता के पक्ष में, एक सत्ता के विरोध में है, एक सत्ता बचाओ, एक सत्ता हटाओ, 2 ही चरण। जो नहीं तो क्या, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या कोई ऐसा ट्रेंड देखा है, कोई इस तरह देख रहे हैं कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत है, कोई क्या नुकसान हो रहा है? सीधे देखिए ऐसा है, अब बीजेपी तो लिमिट में मतलब थी, जैसे मान लो 58 में 55 53 पाए हों, तो उससे ज्यादा तो निश्चित रूप से, देखिए ऐसा है, आप मोदी जी के पूरी केमिस्ट्री को अध्ययन करें तो उन्होंने आप जैसे आप तो पूरी चीज से पुराना बैकग्राउंड देखें, मंडल और कमंडल के विवाद को लेकर, तो 93 एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें ढांचा टूटा, मतलब विवादित ढांचा आपका टूटा था, और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार बर्खास्त हुई थी। एक अजीब सा हिंदुत्व का एजेंडा था, बिल्कुल जबरदस्त रूप से,
काशीराम और मुलायम सिंह ने समझौता किया, तो उससे जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण, उससे वजह कोई बड़ा ध्रुवीकरण आप तक जाति और धर्म का नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, किसी को बहुमत नहीं मिला, ना बीजेपी को मिला, 177 वो पर 176 पर रह गए, जबकि उत्तराखंड भी दोनों शामिल था यहाँ पर। और उत्तराखंड में बीजेपी को एक तरफा, आपको याद हो, वो 21 सीटें थी, 21 में 20 सीटें जीती थी वो, और 177 में 20 हटा दो तो 100 जो है 57 सीटें बची, और इनका 176 सीट बची। सुनिए लेकिन द्विवेदी जी, हम हाँ, ये डेटा जाएंगे भूल, ये आंकड़े नहीं वाकड़े नहीं, हम भूल आपको जाएंगे। बता रहे हैं, उसी उसी पृष्ठ में आपको बता रहा हूँ, नहीं, जो मैं वर्तमान पूछ में, रहा हूँ वर्तमान क्या, में जो आपको बता रहा हूँ, जो क्या वर्तमान में बता रहा हूँ। एक हाँ, सेकंड, क्या वर्तमान, इस समय वो पावर में है, नहीं नहीं, उसी चीज को बता रहा हूँ। एमरजेंसी नहीं से नहीं, कोई नुकसान हो आप, रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, उसी चीज को बता रहा हूँ कि उसी चीज को जब उन्होंने 93 देखा, तो मोदी जी ने धर्म और जात को मिला के मिक्सचर बनाया, एक मिक्सचर बनाया, जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण का, जातियों का, मोस्ट बैकवर्ड का, माइनस यादव, एक ध्रुवीकरण बनाया, और जिसका लाभ इनको 2017 में मिला। केशव मौर्य को आगे किया, और एक धर्म का आड़ लिया, और जातीय बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड का ध्रुवीकरण बनाया। वो अब की बार टूट रहा है, जो ध्रुवीकरण इन्होंने बनाया था वो अब की बार टूट रहा है। भाई केशव मौर्य का चेहरा आगे किया तो मोस्ट बैकवर्ड सब एक साथ जुड़े, धर्म का लिया तो धर्म और जात के विचार को लेकर, बाकी 2014 में सरकार बनी थी, 3 साल पहले इन्होंने योजना हर दिन, आप मान के चलिए 363 योजना इन्होंने लॉन्च की अब तक, और 14, 15, 16, 17, हर मान लीजिए हर महीने 3-4 योजनाएं लॉन्च होती। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ था, वातावरण बना हुआ था कि 17 में सारे लोग पोलराइज हो गए। अब की बार 2022 में जो हो रहा है, वही मैं कहना चाहता हूँ। 93 का इसलिए उदाहरण दिया कि जब जाति और धर्म का वो समझते हुए इन लोगों ने मिक्सचर बनाया, तो वो मिक्सचर की बार टूट गया है। उस मिक्सचर को अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से उसमें तोड़ करके, अब की जैसे तीसरे चरण में तो मैं गया तो चुनाव क्षेत्र में था, अखिलेश यादव ने 2 काम किया। एक तो पहला ये किया कि जितने 12 से 17 वाले दिक्कत पैदा करने वाले थे, जो इनके बाहुबली थे या जिनको लेकर बदनामी हो रही थी, उनको ने अपने से दूर हट रखा था पूरे चुनाव में। तो एक ये जो मैसेज जा रहा है कि नई सपा की स्थिति, दूसरा परिवारवाद को लेकर दूर किया था। तो जो मिक्सचर इनका था, मोस्ट बैकवर्ड, पिछड़ा और धार्मिक वाला, वो टूटा है। और राजीव 15 तिवारी, पर, मैं जरा राजीव तिवारी के पास चलता हूँ, ये भी पुराने जर्नलिस्ट हैं और लखनऊ के अलावा कानपुर, उन्नाव, आज भी ये सब घेरे। क्या आपको लगता है कि, आपको भी लगता है कि ये टूटा है जो बीजेपी का तिलिस्म कहिए या गठजोड़ कहिए, और इससे कुछ नुकसान हो रहा है, आपको लगता है? लोगों से बातचीत में क्या लगता निश्चित रूप से ये तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। और एक संघ के बहुत ही प्रभावशाली उत्तर प्रदेश के अगुवा हैं, उनका नाम लेना अभी उचित नहीं है। एक उनके हिसाब से गोपनीय तरीके से उन्होंने इस बात को जो है अपनी मीटिंग में कहा है कि अगर तुलनात्मक रूप से 2 चुनावों में या 2 चेहरे के बीच में हमें चुनाव करना होगा, तो योगी की उत्तर प्रदेश की सरकार अगर जाती भी है तो हम कुर्बान कर सकते हैं, 24 की मोदी की सरकार नहीं जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, चाहे संघ कैडर हो चाहे बीजेपी कैडर हो। उत्तर प्रदेश में अगर योगी की सरकार कुर्बान करके 24 में, क्योंकि आपको याद होगा मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी सरकार अगर बनानी है 24 में तो योगी जी को वोट दीजिए 22 में। लेकिन 2-3 चरण के बाद जो मतदान के रुझान आए हैं, फीडबैक निश्चित रूप से सबको मिला होगा, हम लोग को मिल रहा है, तो शासन प्रशासन की मशीनरी को भी मिल रहा होगा, सरकार को मिल रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टी को और आरएसएस को या तमाम दूसरे संगठन को जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो रुचि ले रहे हैं, उनको मिला होगा। जब एक नुकसान और फायदे की बात आती है तो कई बार ये कोशिश की जाती है कि कम से कम नुकसान में हमारा भविष्य का एक बड़ा सा फायदा हो जाए। इस स्ट्रेटजी पे अब संघ और बीजेपी के जो मेन रणनीतिकार लोग हैं, ये चाहते हैं कि क्योंकि उनका मानना यह है कि देश यानी कि हिंदुस्तान यानी कि भारतवर्ष पे ज्यादा समय तक शासन करने का मेन जरिया तो केंद्र ही, असली सरकार केंद्र सरकार होती है, राज्यों की सरकार को वो सब्सिडरी के रूप में ले रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में फिलहाल काम तो शुरू हो गया, यानी कि पिछले 3 चरणों में जो मतदान हुआ है उसका रुझान उनको मिलने लगा है।